हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो हरियाणा जीके का सीरीज चल रहा है, जैसे कि आप लोग सभी जान पा रहे होंगे, बार बार हम लोग एक तरह से आपसे बात कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जो अपना सीरीज वाला पॉइंट है वो हमारा टोटल आज तक की मैं बात करूँ तो हमारा क्लास नंबर एक तरह से हो चुका है 8, ठीक है। और आज जो अपना क्लास नंबर होगा हरियाणा जीके का वो 9वें नंबर का क्लास नंबर होगा। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने महसूस भी किया होगा, हरियाणा जीके इससे पहले कवर किया हो तो, कि जो अपने भारत के अंदर एक हर्षवर्धन का साम्राज्य चलता था, यानी कि वर्धन वंश एज ए पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश ने हरियाणा की धरा से एक तरह से शासन शुरू किया था। बाद में इन लोगों ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की थी, है ना। और हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों ने मेरे हिसाब से अच्छे से कवर भी किया होगा। वैसे हम लास्ट क्लास में हर्षवर्धन के बारे में डिटेल पूरा कवर भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद हिंदुस्तान के अंदर इस हरियाणा धरा पर या वर्धन वंश के साम्राज्य पर जिस वंश का देश के अंदर उदय हुआ था ना, उस वंश का नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जी हां, गुर्जर प्रतिहार वंश। आज की क्लास में हम इसी चर्चा पर एक तरह से चर्चा करेंगे। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है हिंदुस्तान के अंदर, देखो ये जो अपना क्लास होगा वो हरियाणा जीके से संबंधित नहीं होगा, इसमें नेशनल जीके से संबंधित भी हम सारे के सारे क्वेश्चन सेट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश के एसएससी के अंदर भी काफी क्वेश्चन एग्जाम आए हुए देखोगे। एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, एनडीए सीडीएस वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में जिसमें एक तरह से जीके जीएस आता है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के क्वेश्चन आने की संभावना वैसे होती भी है, क्योंकि एक तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश ना कि ओनली हरियाणा लेवल तक का था, ये एक तरह से इंडिया में गुर्जर प्रतिहार वंशों ने राज किया था। तो इस गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो आप लोग हमारे साथ एक तरह से जुड़ चुके हो, जो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, साइड में बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे सेशन के अंदर आज ही हमसे पहली बार जुड़े हैं, हम इससे पहले काफी क्लास एक तरह से कवर कर चुकी है, इंडियन हिस्ट्री के आधुनिक सीरीज के बारे में भी और हरियाणा जीके से संबंधित भी। तो इससे बैक की क्लास भी आप लोग निहार सकते हो, उनका भी दृष्टिगोचर कर सकते हो। चर्चा करेंगे आज हरियाणा की धरा पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन, और ये टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूं नेशनल जीके से संबंधित भी हम इसको लिंक बनाएंगे। आधार हमारा होगा क्वेश्चन, डिटेल आपके सामने पूरा एक्सप्लेन तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से आपके सामने सेट करेंगे। तो चर्चा करते हैं अब की बार एक तरह से शुरू करने वाले इस छोटे से पॉइंट को, छोटे से सेशन को। आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, अब की बार सिटी पास। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा आप लोग कवर करोगे। अगर ऑथेंटिक तरीके से, कंसेप्ट तरीके से चीजों को स्टेप टू स्टेप आप कवर करोगे तो मेरे हिसाब से आप लोग अपनी दिशा, जो एक तरह से टारगेट आपने लिया है, उसको सही दिशा आप लोग दे पाओगे। तो चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे आज का इस टॉपिक का एक तरह से स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हरियाणा के किस जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा से प्रतिहारों का आधिपत्य था। यानी कि इसका मतलब यह है, आसान भाषा अगर मैं बात करूं, कि आप लोगों ने सबने सुना होगा, एचएससी में काफी इससे पहले क्वेश्चन आ भी चुकी है, कि अपने हरियाणा में हर्षवर्धन के बाद है ना, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद है ना, अपने भारत में गुर्जर प्रतिहार वंशों का एक तरह से हरियाणा पर शासन हो चुका था, ठीक है। या हर्षवर्धन के जितने भी साम्राज्य थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के अंडर में आ चुके थे, ठीक है। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। हर्षवर्धन के जो पुत्र हुआ करते थे उनका एक तरह से छोटी सी उम्र में या शुरुआत में इनका हत्या कर दी गई थी, आपने सुना होगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के समय उनके कोई संतान उस समय थी नहीं। तो हर्षवर्धन के बाद जो वर्धन वंश था ना, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका था, और जो वर्धन वंश है वो बिल्कुल एक तरह से तबाह हो गया था हर्षवर्धन की मृत्यु की बाद, एक तरह से मैं बात कर रहा हूं। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक तरह से जब ये सारा सारा साम्राज्य इनका पतन हुआ था ना, तो उस पतन के बाद वर्धन साम्राज्य पर कौन बंदा राज करने आया था, वो एक तरह से हमें पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुर्जर प्रतिहार वंश एक तरह से राज करने आया था। अब ये हमें अलग अलग सोर्स के माध्यम से, अलग अलग लेखों के माध्यम से, अलग अलग एविडेंस के माध्यम से इस चीज का हमें एक तरह से पता लगा। तो एक क्वेश्चन यहां पर ये है, तो हरियाणा में एक जोधका नामक स्थान से एक लेख मिला है, और जो जोधका नामक स्थान से जो लेख मिला है ना, वो एक तरह से ये हमें संकेत देता है कि हरियाणा में प्रतिहार वंशों का एक तरह से राज था, ठीक है। तो अब यहां पर यह पूछा है कि जो जोधका नामक स्थान से जो लेख मिला है ना, यह अपने हरियाणा के कौन से जिले में है। मेरे हिसाब से आपने माइंड में टॉस कर लिया होगा। इसका जो सही क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ऑप्शन देखो, फरीदाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई, वो आएगा एक तरह से सिरसा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे हरियाणा में सिरसा नामक डिस्ट्रिक्ट से ये जोधका एक तरह से लेख मिला है, जोधका नामक स्थान से, ठीक है। मैं एक तरह से यही बात कर रहा हूं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो एक इतना बड़ा विशाल साम्राज्य वर्धन वंश हिंदुस्तान की धरा पर जो राज कर गया था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वर्धन वंश के बाद ये एक तरह से साम्राज्य बिल्कुल एक तरह से
खत्म हो गया था, ये पतन के दौर में चला गया था और इसी एक तरह से वर्धन साम्राज्य पर राज करने आए थे गुर्जर प्रतिहार। इसी आधार पर, इसी पॉइंट पर हम आज की क्लास के एक तरह से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहना और बेहतर तरीके से चीजें आप लोगों के सामने सेट की जाएंगी, जैसे कि आप लोग मात्र अभी कुछ समय की क्लासों में पूरा का पूरा हरियाणा से संबंधित गुर्जर प्रतिहार के क्वेश्चन को कवर करोगे। ये एक तरह से उम्मीद करना अभी आप चीजें याद कर पाओगे, क्योंकि इस तरीके से इस आर्ट से आपके सामने चीजें हम एक तरह से पेश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एक्स्ट्रा। मैंने क्या कहा था, जो हर्षवर्धन है ना, देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं आपके साथ, है ना, इनको समझना। जो एक्स्ट्रा चीजें आपसे बताई जाए ना, उनको थोड़ा स्कोर करना। क्वेश्चन आंसर तो आप लोग आराम से याद कर ही लेते हो, है ना। हर्षवर्धन जो है ना, हर्षवर्धन ने देखो कैपिटल बनाई थी थानेश्वर से चेंज करके, और थानेश्वर से साहब ने जो चेंज करके कैपिटल बनाई थी ना, वो एक तरह से बनाई थी कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज के अंदर एक तरह से, कन्नौज इन प्रेजेंट टाइम एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हर्षवर्धन अपनी कैपिटल बनाई थी कन्नौज, कहां से चेंज करके बनाई थी, थानेश्वर से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या हुआ, ये भाई साहब जो अपने हर्षवर्धन है ना, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, हर्ष साहब की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं सदी में, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी में या 8वीं सदी में, जो एक तरह से कन्नौज है ना, कन्नौज, ठीक है, हर्षवर्धन तो जा चुके हैं, अब कन्नौज पर एक तरह से कौन राज किया, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, देखो गुर्जर प्रतिहार वंश से पहले भी एक बात मैं बता रहा हूं, कुछ छोटे मोटे राजा महाराजा और राज कर गए थे बीच कड़ी में। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं सदी में कन्नौज पर एक राजा राज करने आया था, उस राजा का नाम था भाई यशोवर्मन। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझोगे। मैं क्या कह रहा हूं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं सदी में जो कन्नौज है ना, कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, तो इस कन्नौज पर राज किसने किया था, एक यशोवर्मन नाम के एक तरह से राजा ने राज किया था। कन्नौज पर यशोवर्मन ने क्या कर लिया था, यशोवर्मन साहब ने एक तरह से अधिकार कर लिया था। जी हमें कैसे पता लगा कि हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन ने एक तरह से अधिकार कर लिया था, यह हमें कैसे पता लगा, यह हमें इसलिए पता लगा कि एक बुक है, ठीक है, और उस बुक का नाम है, शायद आपने मेरे हिसाब से सुना होगा, गॉड वहो नामक एक पुस्तक है, गॉड वहो नामक एक पुस्तक है, ठीक है, जिसके राइटर है वाकपति। तो देखो सोर्स कहां से मिला ये, है ना, हमें कैसे पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ, तो ये सोर्स कहां से लेगा, एक बुक है भाई, ठीक है, और जो बुक है ना, उस बुक का नाम है गॉड वहो। ठीक है, ये एक बुक है, इंडियन हिस्ट्री में शायद आपने सुना हो, तो इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा हो तो गॉड वहो नामक एक बुक है, और इस बुक की जो रचना है ना, वो रचना पता किसने की थी, वो रचना की थी भाई साहब एक राइटर हुआ करता था, एक दरबारी कवि हुआ करता था, जिसका नाम था वाकपति। और जो वाकपति है ना, ये वाकपति किसका दरबारी कवि है, ये यशोवर्मन का एक तरह से दरबारी कवि हुआ करता था। ठीक है, यशोवर्मन का एक दरबारी कवि है, और आपके एग्जाम इस बुक के राइटर ही पूछते हैं, बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, एक दरबारी कवि हुआ करते थे, ये थोड़ा सा एक तरह से कवि है। ठीक है, तो किसका कवि हुआ करता था ये, तो वाकपति नाम का जो बंदा है ना, ये भाई साहब किसका कवि था, ये वाकपति नाम का जो इंसान है, ये यशोवर्मन का दरबारी कवि था, और इस वाकपति ने एक पुस्तक लिखी थी गॉड वहो नाम की, है ना। और इस पुस्तक में हमें एक तरह से वर्णन मिलता है कि भाई हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की डेथ के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं सदी में कन्नौज पर यशोवर्मन नाम के एक तरह से बंधन क्या किया था, एक तरह से राज किया था। लेकिन आप तो अभी सोच रहे होंगे जी आपने तो प्रतिहार वंश बताया था, बट बीच में एक तरह से भाई साहब कहां से एक तरह से गिरे, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं, इसको समझना। ठीक है, ये तो सारी चीज समझ जाओगे, लेकिन अब और थोड़ा सा मैं बात करूं, यहां तक समझ जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखो, और चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बात की है, मेरे हिसाब से अच्छे से आप लोग इसको कवर करोगे। देखो स्टेप टू स्टेप चीजें कवर करना, लिंक बना के चीजें याद करोगे ना, बेहतर ढंग से चीजें याद होगी। ठीक है, तो हर्ष की डेथ के बाद, ठीक है, यही तो मैंने बात की है। ठीक है, हर्ष की डेथ के बाद किसने राज किया था भाई, ये मैंने बताया यशोवर्मन ने। ठीक है, यशोवर्मन, हर्ष की डेथ के बाद एक तरह से राज किया था किसने, यशोवर्मन। ठीक है, हर्ष की डेथ के बाद राज किया था यशोवर्मन ने कन्नौज के ऊपर। ठीक है, और ये मैं किस आधार पर बता रहा हूं तुम्हें, तो एक गॉड वहो नामक पुस्तक है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वाकपति की पुस्तक, है ना। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद साहब ये होता है कि जो ये यशोवर्मन यहां पर राज कर रहा था ना, इस यशोवर्मन जो राज कर रहा था, तो इसके शासनकाल में एक भाई साहब उत्तर साइड से, है ना, उत्तर साइड से, एक कश्मीर साइड से, है ना, एक राजा आता है कश्मीर के अंदर से, है ना, जम्मू कश्मीर से एक राजा आता है, और जो कश्मीर से एक राजा आता है ना, उसका नाम था ललितादित्य। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है,
ललितादित्य मुक्तापीड। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम आप लोग मेरे हिसाब से समझ पाओगे। एक ललितादित्य मुक्तापीड नाम के एक राजा हुआ करता था। ये जो क्या करता है, ये एक तरह से कहां का राजा है, यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ये भाई साहब ये नॉर्थ में कश्मीर का शासक था, कश्मीर का, ठीक है, कारकोट वंश का शासक। एक भारत में वंश आया था जम्मू कश्मीर में, एक हिंदू वंश है जिसका नाम है कारकोट वंश। तो ललितादित्य मुक्तापीड कौन है, कश्मीर का कारकोट वंश का शासक था ये, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापीड कौन आ गया बीच में, तो देखो मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सारी चीजें कवर करूंगा, लास्ट एंड तक आप इनको चैन बना के समझते चलना, ठीक है। मैंने क्या कहा, हर्ष की मृत्यु के बाद हमने वर्धन वंश को अच्छे से पढ़ा है। अब वर्धन वंश के बाद हरियाणा में एक तरह से किसका आधिपत्य हुआ था, उसकी चैन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि हर्ष की डेथ के बाद यशोवर्मन ने राज किया था। कहां पर राज किया था, कन्नौज में। लेकिन जब यशोवर्मन यहां पर राज कर रहे हैं ना, तो उसी समय में कह रहा हूं एक नॉर्थ से है ना, कश्मीर साइड से एक राजा एक तरह से इंडिया में आता है, इधर सॉरी क्या नाम है, वर्धन साम्राज्य की तरफ। तो ललितादित्य मुक्तापीड ये क्या करता है, ये कश्मीर का कारकोट वंश का शासक था। एक वंश था कश्मीर में जिसका नाम था कारकोट वंश, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये आता है और भाई साहब ये हरियाणा के अंदर उत्तर क्षेत्र में ना ये अधिकार कर लेता है। यमुना से काल का जो क्षेत्र है ना, यहां पर एक तरह से अधिकार कर लेता है। कौन अधिकार कर लेता है, जो ये ललितादित्य मुक्तापीड बताया ना मैंने। तो ये भाई साहब ये इंसान क्या करता है, हरियाणा में, ठीक है, यमुना, ठीक है, हरियाणा में यमुना और काल का जो क्षेत्र है ना, हरियाणा में यमुना और काल का जो क्षेत्र है, यहां पर ये साहब क्या कर लेता है, यहां पर एक तरह से हरियाणा में अधिकार कर लेता है। तो ध्यान रहे, कश्मीर के राजा ने भी हरियाणा में अटैक किया था, इस बात को समझना, कभी इसको एम आप तो लेके चलो ना। तो हरियाणा के अंदर एक अटैक करने आया ललितादित्य मुक्तापीड, जो कि कश्मीर में कारकोट वंश का एक तरह से शासक है। इस बात को एक तरह से आप लोग समझ जाओगे, है ना। ये मैं बात कर रहा हूं। और जो ये यशोवर्मन वगैरह नाम के एक तरह से बंदे यहां पर राज कर रहे थे ना, इनको यहां से एक तरह से भाई साहब ये सुलटा देता है। कौन, ललितादित्य मुक्तापीड नाम का बंदा एक तरह से इनको सुलटा देता है। अब ललितादित्य मुक्तापीड का क्या हुआ और यशोवर्मन का क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान करना, हर्ष की डेथ के बाद, तुरंत डेथ के बाद यशोवर्मन नाम का राजा बना था, ठीक है। अब देखो कारकोट वंश की मैंने बात की है। कारकोट वंश है ना, ये एक तरह से क्या है, ये कश्मीर का एक तरह से वंश हुआ करता था। ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना है ना, एक दुर्लभ वर्धन नाम के एक तरह से बंदा हुआ करता था। इसका अगर मैं संस्थापक बात करूं, कारकोट वंश है ना, थोड़ा सा समझना चीजों को, है ना, पूरे डिटेल देंगे, एक तरह से पूरे लाइन, एक तरह से पूरी चैन आपके सामने सेट करेंगे, जिससे कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कोई बाहर ना जाए। और मैं पहले बोल चुका हूं, ये हरियाणा जीके से संबंधित नहीं है, ये नेशनल जीके से संबंधित भी हमारी इस क्लास होगा, है ना। लेकिन इसमें हम हरियाणा का आधार भी सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका संस्थापक जो था ना, वो इंसान हुआ करता था जिसका नाम था दुर्लभ वर्धन, ठीक है। दुर्लभ वर्धन नाम के एक तरह से जो बंदा है ना, दुर्लभ वर्धन नाम का जो बंदा है, ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब वो है जो मैं बता रहा हूं, इस वंश कारकोट वंश जो कश्मीर का था, जिस कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने हरियाणा में राज किया। कल ने तुम्हारे पेपर में हरियाणा में कल ने क्वेश्चन बन जाए कि किस कश्मीर के राजा ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तो ललितादित्य मुक्तापीड ने किया था। और ललितादित्य मुक्तापीड है ना, ये कारकोट वंश का शासक था। और कारकोट वंश का जो संस्थापक है ना, नेशनल जीके में आपने पढ़ा भी होगा, इंडियन हिस्ट्री अच्छे से कवर किया हो तो वो नाम आ जाएगा दुर्लभ वर्धन। इस बात को थोड़ा समझना। एक परिहासपुर नामक एक जगह हुआ करती थी, वो इसने अपनी कैपिटल बनाई थी। तो ध्यान रखना, इन्होंने राजधानी इनकी क्या हुआ करती थी, तो कश्मीर साइड में है ना, इनकी देखो वंशों की राजधानी तो पेपर में सुना होगा, तो इनकी एक राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था परिहासपुर, ठीक है। पुरुषपुर नहीं कह रहा मैं, पुरुषपुर तो एक तरह से पाकिस्तान पेशावर के पास हो गया। तो परिहासपुर है ना, ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट एक तरह से आप मेरे हिसाब से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापीड की 2-3 बातें मैं कर रहा हूं। ये वही ललितादित्य मुक्तापीड है जो अपने भारत में है ना, कश्मीर के अंदर एक, शायद आपने सुना होगा, आज के टाइम में तो एक मंदिर है, वो बिल्कुल खंडर हो चुका था एक तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों के शासनकाल में। तो एक मंदिर हुआ करता था कश्मीर में, मार्तंड सन टेम्पल, ठीक है। तो एक बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मैं बता देता हूं, सारी चीजें देखो हम एक दूसरे के साथ लिंक बनाएंगे, कंबाइंड चीजें कवर करेंगे। कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में मार्तंड, ठीक है, कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल या मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल या मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माता अगर कोई था ना, तो ललितादित्य मुक्तापीड था। एक इंपॉर्टेंट ब्रांड राजा हिंदुस्तान के इतिहास में कश्मीर साइड में। तो इस बात को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात बताएं यहां पर, अब इन्हीं को आधार बनाएंगे हम आगे के पॉइंटों में। तो मैंने क्या कहा कि हरियाणा में एक तरह से प्रतिहार लोगों ने राज किया। यह वर्णन हमें जोधका नामक एक तरह से स्थान से प्राप्त एक लेख में मिलता है। और ये जोधका लेख है ना, यह हरियाणा में सिरसा से मिला है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बात की यहां पर कि हर्षवर्धन के बाद हमारे देश में प्रतिहारों का
का एक तरह से कंटिन्यू शासन हुआ था। लेकिन हर्षवर्धन के तुरंत मरने के बाद प्रतिहार नहीं आए थे, ध्यान रखना। कब आए थे प्रतिहार, वही तो इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं सदी में कन्नौज पर अधिकार यशोवर्मन ने किया था, और इसी यशोवर्मन नाम का जो बंदा है ना, ये राज कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसी यशोवर्मन के काल में फिर उत्तर साइड से कश्मीर से एक राजा निकल के आता है, ललितादित्य मुक्तापीड़, ये इसको सुलटा देता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात की है, एक छोटा सा आधार सेट किया। अब इसी आधार को हम आगे चैनबद्ध के रूप में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा माध्यम बनाकर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इस छोटे से पॉइंट को तो समझ चुके होंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। हरियाणा के तोमर व भदानक किस पाल वंश के शासक की महानता को स्वीकार करते थे। देखो तोमर जो है ना, तोमर, अब देखो हमारे देश के अंदर आपने बात की होगा, हरियाणा में कल लास्ट क्लास में मैंने तोमर के बारे में बात किया है। तो तोमर लोगों ने भी एक तरह से हरियाणा में राज किया था। गुर्जर प्रतिहार के बाद तोमर वंश एक तरह से भारत में राज करने आते भी आपने सुना भी होगा। तोमर डायनेस्टी और सूरजकुंड के बारे में लास्ट क्लास में बात कर चुका हूं, जिसने नहीं देखा तो इस क्लास को कवर करना। उम्मीद करें आप लोग वहां से तोमर्स के HSC एग्जाम जितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे। तो जो तोमर वंश है ना, तोमर वंश जब हरियाणा में राज कर रहा था ना, तो एक पाल वंश, हिंदुस्तान में एक पाल वंश था, बंगाल के अंदर, बंगाल और बिहार में राज करता था पाल वंश। तो हरियाणा के अंदर जब तोमर राज कर रहा था ना, तो एक राजा था पाल वंश का। तो हरियाणा के तोमर शासक है ना, उस पाल वंश के अंडर में राज करते थे। तो पाल वंश का शासक कौन था, ये एक तरह से हमें आंसर देना है। ऑप्शन है गोपाल है, महिपाल है, धर्मपाल है, गोविंदपाल है, ठीक है। ये सारे के सारे पाल शासक, इस बात को समझना। इसका सही आंसर क्या आएगा वो एक तरह से आपने कमेंट करना है, और मैं थोड़ा सेंट आपको दे सकता हूं अगर माइंड में टॉस करना चाहो तो। वो राजा पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पराक्रमी राजा भी एक तरह से हुआ करता था। तो 4 ऑप्शन में आपने कभी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पाल वंश का सबसे पराक्रमी राजा तो कौन है, और उम्मीद करें शायद आपने नोटिस किया होगा। तो गोपाल है, महिपाल है, धर्मपाल है, गोविंदपाल है। देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ना, इस क्वेश्चन का भाई सही आंसर आ जाएगा धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल, धर्मपाल एक तरह से इसको है ना भारत में एक टाइटल के नाम से बोलते हैं, उत्तरापथ स्वामी, ठीक है। इसको उत्तरापथ स्वामी के नाम से भी एक तरह से बोल देते हैं, टाइटल है इसका ये उत्तरापथ स्वामी। ये है ना पाल वंश का शासक है, और यही तो पूछा गया जब तोमर हरियाणा में राज करते थे, भदानक जब हरियाणा में राज करते थे तो पाल शासक था। तो ये मतलब महानता स्वीकार करना, मतलब कौन सा पाल शासक था जिसके अंडर में एक तरह से ये सारे के सारे राज कर रहे थे, तोमर शासक लोग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ये सारी चीजें मैंने एक तरह से बात की है, ठीक है। ये आप लोग समझना, हाँ धर्मपाल, ठीक है। और ये हमें कैसे पता लगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, तो देखो ये जो सोर्स है ना, ये हमें कहां से पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ। तो भाई साहब एक सोर्स है, सोर्स बोले तो कहां से एक तरह से हमें ये चीजें पता लगता है। तो जो धर्मपाल है ना, धर्मपाल जो राजा है पाल वंश का, पाल वंश एक भारत में वंश आया अगर आपने सुना तो धर्मपाल का, ठीक है, लखीमपुर, धर्मपाल का लखीमपुर एक तरह से लेख में हमें यह वर्णन मिलता है। इस बात को थोड़ा समझना, धर्मपाल का लखीमपुर अभिलेख, ठीक है। कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि धर्मपाल राजा के अंडर में एक तरह से हरियाणा के तोमर वंश के राजा राज करते थे, ये हमें कैसे पता लगा। तो भाई साहब एक लेख है ना, धर्मपाल का लखीमपुर अभिलेख। इस अभिलेख से हमें एक तरह से प्रमाण मिलता है, ये एविडेंस एक तरह से। तो प्रमाण का डाटा मैं साथ साथ आपको दे रहा हूं, कभी तुम सोचो कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन कैसे है ये। तो ये एक तरह से सोर्स की बात मैंने थोड़ा सा बताया। लेकिन क्या होता है ना, देखो ये तो समझ जाओगे। अब इससे आगे, अब यहीं से एक तरह से क्या होता है, यहीं से एक तरह से गुर्जर प्रतिहारों में थोड़ा सा हम एंट्री मारेंगे, है ना, और फिर हरियाणा में गुर्जर प्रतिहारों का थोड़ा सा रोल आपके सामने सेट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें है। एक देखो इसमें राजा है गोपाल। अब ये जो गोपाल है ना, ये गोपाल पता कौन है, ये गोपाल भाई साहब ये पाल वंश का संस्थापक है, ठीक है। पाल वंश, वैसे पाल वंश की भी डिटेल दूंगा थोड़ी देर में मैं तुम्हें। पाल वंश का संस्थापक, ठीक है। पाल वंश का पहला राजा अगर कोई है, पाल वंश एक तरह से पाल वंश का राजा, तो ये एक तरह से गोपाल है, ठीक है। इसने है ना एक शिक्षा विहार की स्थापना की थी, ध्यान रखना। एक ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है ना, इसने बनाए थे। कई बार नेशनल जीके में तो आता है ना। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बात और कर लेता हूं। ओदंतपुर, ठीक है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र, हिंदुस्तान में ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किसने स्थापित किया, तो इस गोपाल ने स्थापित किया था, जो कि पाल वंश का एक तरह से पहला शासक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। धर्मपाल उत्तरापथ स्वामी है ना, ये एक तरह से इसके अंडर में हरियाणा के तोमर शासक हुआ करते थे। ये सारी की सारी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। महिपाल का आपने मेरे हिसाब से सुना हो तो मैंने चोल वंश पढ़ाया था, है ना। और चोल वंश जब था तो राजेंद्र फर्स्ट नाम का जो चोल शासक था, कलिंग के रास्ते एक तरह से बंगाल में अटैक करने जाता है, गंगा नदी को फिर उत्तर से दक्षिण में लेकर आ जाता है।
तो उस समय पाल वंश का शासक कौन था? उस समय पाल वंश का शासक था महिपाल। जब चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल पर अटैक किया था ना, पाल वंश के काल में अटैक करने गया था राजेंद्र फर्स्ट, तो उस समय महिपाल हुआ करते थे। तो ये काफी क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि हमारा अलग टॉपिक हो जाता है, तो ये सारी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से समझ जाओगे, ये तो कॉमन सी बात है, इतना समझ जाओगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो धर्मपाल है ना, कुछ समय बाद क्या होता है, धर्मपाल यहां पर राज कर रहा है, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद, ठीक है, यहां पर थोड़ा लिख के बता देते अच्छे से, आप लोग नोट्स बनाओगे तो। कुछ समय बाद, ठीक है, धर्मपाल को, कुछ समय बाद धर्मपाल को प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करेंगे अभी। कुछ समय बाद धर्मपाल को प्रतिहार शासक या गुर्जर प्रतिहार शासक एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था नागभट्ट। नागभट्ट दो थे, तो यहां पर है नागभट्ट द्वितीय या नागभट्ट सेकंड। कुछ समय बाद धर्मपाल को प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड पराजित कर देता है, ठीक है। तो नागभट्ट सेकंड ने किसको पराजित किया था? धर्मपाल को पराजित किया था। और जैसे ही नागभट्ट सेकंड ने एक तरह से धर्मपाल को पराजित किया ना, तो नागभट्ट का जो एरिया था, नागभट्ट का जितना साम्राज्य था ना, इस नागभट्ट के साम्राज्य एक तरह से हरियाणा, ठीक है, देखो धर्मपाल के अंडर में हरियाणा हुआ करता था, लेकिन नागभट्ट सेकंड धर्मपाल को सुलटा देता है और नागभट्ट सेकंड का हरियाणा में क्या हो जाता है, हरियाणा में एक तरह से, हरियाणा में साम्राज्य, है ना, हरियाणा में साम्राज्य स्थापित हो गया। किसका? गुर्जर प्रतिहार का। तो मैं यही तो बात किया आपके साथ, क्या कि हरियाणा में एक तरह से हर्षवर्धन के बाद कंटिन्यू अगर चैनबद्ध रूप से राज किया है तो गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। तो किस गुर्जर प्रतिहार के शासन काल से हरियाणा में प्रतिहारों ने राज किया? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो नागभट्ट सेकंड, ठीक है। तो धर्मपाल को नागभट्ट सेकंड पराजित करता है और हरियाणा पर अपना साम्राज्य स्थापित कौन कर देता है? ये है। और ये हमें कैसे पता लगा, है ना, इसका अगर प्रमाण आपको चाहे, ये हमें कैसे पता लगा, ठीक है, सोर्स एक तरह से, है ना, अगर बात करें ये सोर्स यानी कि कहां से एक तरह से हमें पता लगा, तो जो ये है ना कि नागभट्ट सेकंड ने हरियाणा में एक तरह से राज किया था धर्मपाल को हराकर, तो एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण, ठीक है। तो स्कंद पुराण में एक तरह से इसका वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण में, ठीक है। नागभट्ट सेकंड ने हरियाणा में राज किया, इसका वर्णन स्कंद पुराण में एक तरह से मिलता है, स्कंद पुराण में एक तरह से ये सोर्स है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग आराम से समझ सकते हो और उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें समझ गए। तो मैंने देखो क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब हरियाणा में तोमर वंश के राजा राज करते थे ना, तो उस समय तोमर लोगों पर एक तरह से अधिकार होता था पाल राजाओं का। और किस पाल राजा का अधिकार होता था? धर्मपाल का। समझ जाओगे, धर्मपाल के अंडर में तोमर वंश राज कर रहे थे। लेकिन एक समय आता है कि इस धर्मपाल को गुर्जर प्रतिहार का राजा नागभट्ट सेकंड वो इसको सुलटा देता है, इसको पराजित कर देता है। जैसे ही धर्मपाल को पराजित किया तो जाहिर सी बात है हरियाणा से धर्मपाल का नाता टूटा, क्योंकि धर्मपाल हार गया। तो अब धर्मपाल का जितना एरिया था ना वो नागभट्ट सेकंड के अंदर में आ जाता है, तो हरियाणा भी नागभट्ट सेकंड के अंडर में आएगा, जाहिर सी बात है। ये स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो हरियाणा पर एक तरह से अब किसका अड्डा बन चुका है? अब गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का अड्डा बन चुका है। अब इसी को और फिर हम आगे बढ़ाते, तो एक बिल्कुल क्वेश्चन भी चैनबद्ध के रूप में मैंने सेट किए, जिससे कि आपके माइंड में चीजें अच्छे से सेट होती जाए। अगर आप रियल में पढ़ने लायक हो या एक तरह से एग्जाम ऑथेंटिक हो, तो मेरे हिसाब से अच्छी सी चीजें कवर करोगे, है ना। नहीं तो वन लाइनर एक तरह इधर उधर ऐसे कवर करोगे तो देखो हो नहीं सकता, क्योंकि इतिहास है, घुमा भी सकता है। चैनबद्ध याद करोगे, कंसेप्चुअल तरीके से समझोगे तो बिंदास तरीके से चीजों को कवर कर पाओगे। ये सारी चीजें है, ठीक है। मैं कई देर से एक तरह से पाल वंश की बात कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते चलते इस पाल वंश के बारे में 2-3 बातें मैं बता देता हूं, आप उसको थोड़ा सा समझना। पाला डायनेस्टी, ठीक है, या एक तरह से पाल वंश, है ना। नेशनल जीके में भी इसको पढ़ते हो, ज्यादा इतना बड़ा वंश एक तरह से है नहीं, पाल वंश। जो ये पाल वंश है ना, देखो अगर बात करें इसकी स्थापना किसने की, ठीक है, इसके संस्थापक की अगर बात करें, ठीक है, तो मैं अभी आपको बताया। इसका फाउंडर की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? इसके फाउंडर हो जाएगा साहब गोपाल, ठीक है। गोपाल एक तरह से इसका संस्थापक हो जाएगा। और मैं अभी एक बात बोली है, एक क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर, तो ओदंतपुर नामक स्थान पर एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया था इसने। तो क्वेश्चन आता ओदंतपुर शिक्षा केंद्र, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना किस राजा ने की थी?
औदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना इस पाल शासक गोपाल ने की थी। ये इसका पहला राजा है, मैं एक तरह से ये बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसका सीधा सीधा अगर बात करें अब कि लास्ट शासक कौन था, तो इसका लास्ट शासक हुआ करता था, पहला अंतिम तो आप याद कर सकते हो, गोविंद पाल, ठीक है। तो एक तरह से बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था, ध्यान रखना बोधी राजा थे वैसे ज्यादातर इसके, है ना। तो ये लास्ट शासक एक तरह से इसका कौन बता रहा हूं मैं, गोविंद पाल। पहला राजा इसका गोपाल है, इस बात को थोड़ा समझना। लगभग 750 से लेकर 770 ईस्वी तक इसने शासन किया था गोपाल ने, है ना। वैसे समय आपसे कोई मेरे हिसाब से पूछेंगे नहीं, लेकिन इसका शासनकाल जो है ना 750 से लेकर सन 770 ईस्वी तक, है ना। तो 750 में गोपाल वंश की स्थापना हुई थी, और जो गोविंद पाल है ना, ये एक तरह से इसका लास्ट शासक है, इस बात को समझना। 1139 से लगभग 1161 तक इसने राज किया था, लेकिन आपके पेपर में इनका कोई टाइम पीरियड इतना कोई पूछने वाला है नहीं, है ना। 1139 से लेकर 1161, तो ये तो होगी सिंपल सी बात, यानी कि पहला कौन है, अंतिम कौन है, सिंपल सिंपल 2-3 बातें मैंने बताई है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ना इनकी कैपिटल, ठीक है, इन पाल वंश के राजाओं ने राजधानी क्या बनाई, देखो टॉपिक हमारा एक तरह से सिंपल छोटा सा 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा बातें भी आपके साथ करके जो नेशनल जीके में क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके और किसी एग्जाम में जाओ तो भी बन जाए, है ना। तो इनकी जो कैपिटल है ना, तो इनकी प्रारंभिक जो कैपिटल है वो हुआ करती थी मुंगेर, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में बिहार में है, मुंगेर इनकी प्रारंभिक राजधानी। ध्यान रखना मैं मुंगेर बता रहा हूं, मुंगेर, लेकिन बाद में है ना इसकी राजधानी है ना मुंगेर, पहली राजधानी मुंगेर है, बट बाद में है ना बाद में इन्होंने राजधानी है ना अपनी बना ली थी मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये पाल शासक की बात कर रहा हूं, बंगाल के राजा भी ने भी अपनी राजधानी चेंज की थी वैसे तो, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बना ली थी, मुर्शिदाबाद बना ली थी महिपाल ने, जिसको राजेंद्र फर्स्ट ने भगा भगा के मारा था भाई सब गंगा जल के लिए, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद इनके बाद में बनी थी, पहली प्रारंभिक कैपिटल इनकी मुंगेर है। ये एक तरह से मैंने 2-3 बातें की है। पाल वंश कोई ज्यादा बड़ा वंश नहीं, सिंपल 2-3 पॉइंट बनते, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा अगर बात करें ना, इसका सबसे पराक्रमी शासक, ठीक है, इस वंश का अगर हम बात करें पराक्रमी, ठीक है, इस वंश का पराक्रमी, या अगर बात करें प्रसिद्ध, इस वंश का पराक्रमी या प्रसिद्ध शासक की अगर हम बात करें ना, इस वंश का पराक्रमी या प्रसिद्ध शासक की बात करें, तो वहां पर भाई साहब नाम आ जाता है धर्मपाल, ठीक है। और इसी धर्मपाल के अंडर में हरियाणा के तोमर वंश भी रहा करते थे, लेकिन बाद में धर्मपाल को नागभट्ट सेकंड एक तरह से सुलटा देता है, ठीक है। ये धर्मपाल है। अब धर्मपाल देखो इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम क्वेश्चन धर्मपाल के बनते भी है, लेकिन इसका ज्यादातर क्वेश्चन अगर धर्मपाल का बनता है ना पेपर में, तो देखो इसका ज्यादातर क्वेश्चन एक ये बनता है कि बिहार के अंदर है ना एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विक्रमशिला, ठीक है। बिहार में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की थी भाई, पाल शासक धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। एक तो क्वेश्चन देखो इसका ये बनता है, ये थोड़ा सा और ज्यादातर पेपर में इसका एक तरह से ये आता है। वैसे ध्यान रखना ये कौन से धर्म का था, ये बौद्ध धर्म का था, ठीक है। बौद्धि एक तरह से राजा थे, बौद्ध धर्म धारण किया था इन्होंने, लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई ना, ये क्वेश्चन ज्यादातर एक तरह से इनका आता है। एक इन्होंने बौद्ध धर्म के साधुओं के लिए ना एक विहार बनवाया था, सोम विहार, ठीक है। सोम विहार की स्थापना एक तरह से किन्होंने की थी, ईसाब ने की थी, है ना। तो ये 2 पॉइंट इसके थोड़े से एक्स्ट्रा आप लोग याद कर सकते हो, है ना। धर्मपाल की बात करो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल ने की थी, सोमपुर विहार या सोम विहार, ठीक है। तो सोमपुर विहार है ना, इसकी स्थापना भी एक तरह से धर्मपाल नाम का बंदा कर रहा है, ठीक है। ये 2-3 बात बता रहा हूं। दूसरा, इसने एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था इंद्रायुध, ठीक है। एक राजा था जिसका नाम था इंद्रायुध, तो इंद्रायुध शासक को इसने हराया था, ये सीजीएल में आया वो पॉइंट है। इंद्रायुध शासक को धर्मपाल ने पराजित किया, एक राजा था डेंजरस, ठीक है। तो ये 2-3 इसकी मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, साथ टॉपिक के साथ आप इसको समझ लेना। धर्मपाल का क्वेश्चन बनेगा, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन तुम्हारा बनने वाले नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक छोटा सा माध्यम बना रहे, एक्स्ट्रा बातें हम आपके साथ एक्स्ट्रा कर देते, जो कि सारे एग्जाम में रिपीट पॉइंट होते। अगर एसएससी ऑथेंटिक भी आप लोग एक तरह से तैयारी कर रहे होते हैं, मान लो रेलवे, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, सीजीएल, सीपीओ वगैरह किसी टाइप का आपका एग्जाम हो सकता है, हर एग्जाम से संबंधित सारी चीजें है। हरियाणा जीके को थोड़ा सा माध्यम बनाकर ऐसे ये 2-3 टॉपिक है जो नेशनल जीके में भी काम आते हैं और हरियाणा से संबंधित तो है ही, क्योंकि गुर्जर प्रत्यार वंश है। ऐसा थोड़ा ना गुर्जर प्रत्यार वंश ने हरियाणा में राज किया था भाई, नेशनल में भी तो राज किया था। पाल वंश का हरियाणा से लिंक है, तो पाल वंश एक तरह से पूछ रहा, नेशनल जीके में पाल वंश को आप लोग पढ़ते हो, तो नेशनल जीके से संबंधित भी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। तो समझ जाओगे, धर्मपाल के बारे में बात किया था मैंने, है ना। ऐसी चीजें। चलो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? अब देखो हम बार बार यही तो आधार सेट कर रहे थे ना कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक तरह से कंटिन्यू चैनबद्ध के रूप में हमारे हरियाणा के धरा पर हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, है ना, जितना भी एक तरह से वर्धन वंश का साम्राज्य था, इस पर वर्धन वंश के साम्राज्य पर गुर्जर प्रतिहार वंशों ने शासन किया था। अब कौन है गुर्जर प्रतिहार वंश, क्या इनका इतिहास है, कौन कौन से इसमें राजा थे, कौन प्रसिद्ध है, कौन नॉर्मल है, कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, कैपिटल वगैरह अन्य से लिंक विंक बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। उन सभी पर क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे स्टेप टू स्टेप। आप लोग इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कंसेप्चुअल तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा साहब गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। प्रतिहार, या आप एक तरह से देखो ये जो है ना, इसको आप लोग गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी मेरे हिसाब से सुनोगे, ठीक है, क्योंकि जो ये है ना गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, ठीक है, ये जो है ना राजस्थान के अंदर आपने एक जगह सुना होगा भीनमाल, ठीक है, भीनमाल नामक एक स्थान है, ठीक है। तो कहते कि भीनमाल से, ठीक है, भीनमाल से अग्निकुल, ठीक है, भीनमाल से अग्निकुल से एक तरह से वंश उत्पन्न हुआ था, अग्निकुल से एक तरह से उत्पन्न, है ना। गुर्जर प्रतिहार एक राजपूत कैटेगरी के एक तरह से शुरुआत में माने जाते थे, बट इनकी जो शाखा है ना, इनकी जो ब्रांच है ना, इनकी शाखा एक तरह से, इनकी शाखा थी गुर्जर, ठीक है। तो गुर्जर शाखा से एक तरह से राजपूत राजे गुर्जर शाखा से बिलोंग करते थे, तो हम इनको गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं, जो कि आजकल कई बार एक तरह से, है ना, अगर हम बात करें कास्टिज्म में थोड़ा सा जाते हैं तो वहां पर गुर्जर और राजपूतों कहते हैं ना कि मीर भोज गुर्जर थे या मीर भोज राजपूत थे। तो जो भी हम इतिहास के नाते थोड़ी बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर एक तरह से थोड़ा कास्टिज्म के नाते, तो कह रही है कि भीनमाल से ना अग्निकुल से एक तरह से इन प्रतिहार शासकों का उदय हुआ था। भीनमाल से अग्निकुल से इनका उदय हुआ था, अग्निकुल से राजपूतों का, कई राजपूतों का कैटेगरी का अग्निकुल से उदय हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहारों का उदय भी अग्निकुल से हुआ था, भीनमाल राजस्थान से, और इनके जो ब्रांच, इनकी जो शाखा थी वो गुर्जर शाखा थी। तो हम इनको गुर्जर प्रतिहार के नाम से एक तरह से जानते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके एक तरह से बात करेंगे। तो एक सिंपल सा भी क्वेश्चन ये था जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने एक तरह से राज किया था। ये थोड़ी सी बात मैं एक तरह से कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पर एक दो तीन बात कर रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करना। क्या कवर करोगे कि जो भारत के अंदर है ना, हर्षवर्धन की जो कैपिटल है कन्नौज, ठीक है, जैसे हर्षवर्धन की डेथ हुआ तो इस कन्नौज को प्राप्त करने के लिए ना अपने भारत में तीन समुदाय में एक तरह से लड़ाइयां चली, जिसको बोला गया त्रिपक्षीय, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष कई बार पेपर में आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य चला। तो त्रिपक्षीय संघर्ष है ना तीन एक तरह से वंशों के मध्य चला था। एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था भाई साहब प्रतिहारों के मध्य या गुर्जर प्रतिहारों के मध्य, ठीक है। त्रिपक्ष संघर्ष में कौन शामिल थे कौन शामिल नहीं थे, इस तरीके से बन जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार, एक त्रिपक्ष संघर्ष में वंश आया था पाल वंश, और एक त्रिपक्ष संघर्ष में आया था कौन, राष्ट्रकूट, ठीक है। ये एक तरह से कन्नौज को प्राप्त करने के लिए हर्षवर्धन की मृत्यु के कुछ समय बाद है ना कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हिंदुस्तान की धरा पर तीन बड़े बड़े साम्राज्यों के मध्य युद्ध चला था, तीन वंशों के मध्य युद्ध चला था। उन्हीं को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से हम हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से जान पा रहे हैं, ठीक है। अब जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना उसमें विजय हुए थे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तरह से विजय कौन हुए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाई साहब विक्ट्री हासिल हुई थी इनको गुर्जर प्रतिहार वंश के एक तरह से राजाओं को, तो ये विजय हुए थे, ठीक है। ये एक तरह से मैंने बात की है, आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है। ये इसमें विजय हुए थे, और कन्नौज पर जो हर्षवर्धन का कभी कैपिटल हुआ करता था, है ना, इस कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी तीन समुदाय में, और इस कन्नौज को इन तीनों समुदाय में कौन जीत लेता है, गुर्जर प्रतिहार जीत लेता है। तो समझ पा रहे हो ना कि भाई साहब वर्धन का साम्राज्य पर फिर कौन आकर बैठ गए, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इसके बाद एक तरह से राज शुरू कर दिया। अब ये गुर्जर प्रतिहार नाम तो आ गया हमारे सामने, अब इस वंश का क्या इतिहास है, कौन इसके पहले राजा है, कौन क्या क्या विशेषता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग एचएससी 2018 में से आया था, तो सिंपल सा है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, तो आप लोग समझ जाओगे। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं, है ना, और आप लोग इसको थोड़ा समझना। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश एक तरह से बात करेंगे ये, है ना। अब इसके दो तीन क्वेश्चन बनेंगे नॉर्मल, आप उनको थोड़ा सा समझ लेना, बिल्कुल एक तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड एक तरह से है नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो पहला पॉइंट होता है इसका संस्थापक, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार का अगर हम बात करें संस्थापक कौन है, यानी कि पहला राजा कौन है, ठीक है। तो इसका पहला जो राजा था ना वो था भाई नागभट्ट, ठीक है, नागभट्ट
फर्स्ट। देखो नागभट्ट दो थे, एक नागभट्ट सेकंड भी है जो थोड़ी देर पहले मैं एक तरह से आपसे बात कर चुका हूं। तो नागभट्ट फर्स्ट है ना, इसका पहला राजा था, इस बात को ध्यान रखना। 730 से लेकर 760 ईस्वी तक इसका शासन था। अगर हम नागभट्ट सेकंड की बात करें तो 730 में आया था और सन 760 ईस्वी तक इसने राज किया था नागभट्ट सेकंड ने। ये एक तरह से इनका शासन काल है ना। अगर आप टाइम याद करो तो इन कब से गुजर प्रतिहार का एक तरह से ये हुआ था। और ये वही राजा है जो हमारे देश में ना बार बार अरब आक्रमणकारी एक तरह से अटैक कर रहे थे। जैसे 712 में अरब अटैक हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम का, आपने सुना होगा। और इसके बाद है ना अरबों का अटैक हिंदुस्तान में लगभग जारी रहा था। तो जो ये है ना, ये नागभट्ट फर्स्ट हिंदुस्तान में एक तरह से उत्तर साइड में राज करने वाला एक ऐसा राजा था हमारे देश में, गुजर प्रतिहार का राजा, ब्रांडेड राजा, कि इसने अरब आक्रमण से हिंदुस्तान के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा भी की थी। इस बात को थोड़ा समझना, मैं यहां पर लिख देता हूं और ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट एग्जाम बन जाते हैं, है ना। मैं संस्था पे बात कर रहा हूं ना, क्या कह रहा हूं मैं, कि जो भारत में अरब आक्रमणकारी आते थे ना, अरब आक्रमणों से पश्चिम भारत की रक्षा किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने की थी? तो भाई अपने नागभट्ट फर्स्ट जी ने की थी। ठीक है, तो अरब आक्रमण जो हमारे देश में बार बार हुए थे, तो अरब आक्रमण वैसे तो पहला 712 में सफल आक्रमण हुआ था, इसके बाद भी काफी इनके अटैक होते रहे थे। तो अरब आक्रमण से हिंदुस्तान के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा करने वाला नागभट्ट फर्स्ट था। ये एक तरह से सिंपल सी मैंने बात की है। ठीक है, ये कौन सी शाखा के एक तरह से राजा थे? तो गुर्जर प्रतिहार है ना, एक तरह से इनकी शाखा जो थी ना, इनकी ब्रांच हुआ करती थी एक तरह से भाई गुर्जर। ठीक है, तो हम इनको एक तरह से ये बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूं, एक एक्स्ट्रा अगर मैं बात कर लूं, आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, है ना। अगर आज देखो आप गुर्जर जाति के नाम से आप लेके एक तरह से स्वाभाविक होगे, सुनते होगे, जानते होगे, तुम्हारी क्लास में या एक तरह से तुम फिलहाल लाइव होगे कहीं, तो जो है ना, ये गुर्जर जो जाति है, इसका पहला प्रमाण हमें कहां पर मिलता है? गुर्जर जाति का फर्स्ट प्रमाण, ठीक है, भारत के अंदर गुर्जर जो जाति है ना, इसका जो पहला प्रमाण है ना, गुर्जर जाति का जो पहला प्रमाण है, वो पता है हमें कहां पर मिलता है? गुर्जर जाति का पहला प्रमाण मिलता है भाई साहब ऐहोल, ठीक है, ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख आपको मैंने बार बार एक तरह से पढ़ाया है, जो कि पुलकेशिन सेकंड, ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख किसका अभिलेख है? ये एक राजा हुआ करता था दक्षिण में, जिसका नाम था चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो पुलकेशिन जो सेकंड है ना, उसके ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले एक तरह से गुर्जर जाति का हिंदुस्तान की धरा पर प्रमाण मिलता है। ये एक तरह से मैंने बात की है और उम्मीद कर रहे आप लोग समझ पा रहे होगे। लेकिन ध्यान रखना, हर्षचरित में भी, ठीक है, एक नोट करके मैं बात और कर देता हूं, हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित आप लोग जानते होंगे बाणभट्ट की, तो हर्षचरित में भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, पहला प्रमाण तो मैं आपको बता रहा हूं ऐहोल अभिलेख में, गुर्जर जाति का पहला प्रमाण ऐहोल अभिलेख में है। लेकिन ध्यान रखना, हर्षचरित के, है ना, हर्षचरित के बुक में भी या हर्षचरित में भी प्रमाण इसका मिलता है, इस गुर्जर जाति का। और इसी से संबंधित एक इंडिया में एक वंश भी मैं आपको बात कर रहा हूं, गुर्जर प्रतिहार, जिसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट। और हर्षवर्धन के कन्नौज पर, जो हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, उसके मरने के बाद इन प्रतिहारों ने राज किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो भी इतिहास है उस पर थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे, आप लोग इनको समझ जाओगे। अग्नि कुल से एक तरह से इन राजपूतों का उदय हुआ था, इनकी शाखा गुर्जर हुआ करती थी, सो हम इनको गुर्जर प्रतिहार नाम से एक तरह से जानते हैं, भीलमान नामक स्थान से। ये सारी चीजें मैं बात कर चुका हूं। थोड़ा सा चलो यहां पर एक तरह से आपको बता देते हैं, आप लोग समझना। ठीक है, भीनमाल राजस्थान में है ये जगह, भीनमाल से अग्निकूल, भीनमाल से अग्निकूल से उत्पन्न, ठीक है, भीनमाल से अग्निकुल से उत्पन्न। ठीक है, एक तरह से ये लोग हुआ करते थे, अग्निकुल से इनका उदय माना जाता है। शाखा इनके एक तरह से मैं बता रहा हूं ये थी, तो इनको हम गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं। बट यहां पर देखो काफी क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया पहला राजा हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका लास्ट शासक कौन था, ठीक है, यहां पर बात करते हैं इसका लास्ट शासक कौन है। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला और अंतिम तो देखो याद होना चाहिए, पराक्रमी लास्ट शासक। और लास्ट शासक भाई साहब इसका हुआ करता था यशपाल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। गुर्जर प्रतिहारों का अगर मैं बात करूं, लास्ट शासक है ना, ये ध्यान रखना, यशपाल था। 1024 से लेकर 1036 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अगर आप इसके टाइम पीरियड की बात करें ना, 1024 से लेकर 1036, ये इसके शासन की बात कर रहा हूं, ना कि जन्म डेथ तक की बात कर रहा हूं मैं। तो ये यशपाल इस वंश का एक तरह से अंतिम शासक था। पहला नागभट्ट फर्स्ट था 730 से लेकर 760 ईस्वी तक, और इसने यशपाल ने लास्ट। तो नाम आप लोग एक तरह से मेरे हिसाब से याद कर सकते हो, और नाम ही एक तरह से अच्छे से आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, ये है। बट मेन जो चीज है ना, मेन है इस वंश का, ठीक है,
प्रसिद्ध और पराक्रमी की अगर बात करें ना, ठीक है, प्रसिद्ध, इस वंश का प्रसिद्ध शासक, पराक्रमी तो लगभग सारे ही थे भाई, सब सारे अपने आप में तोप थे इस वंश के राजा। तो इस वंश का प्रसिद्ध अगर शासक बात करें ना, वो भाई सब पता कौन आता है, वो आता है मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज, या आप इसको भोज फर्स्ट के नाम से भी बोल सकते हो। तो ये एक राजा भोज है, मध्य प्रदेश में परमार वंश का भी शासक था, परमार वंश का, और ये भोज अलग है ना। भोज राजा गुजर प्रत्यार में भी आए थे और परमार वंश में भी आए थे। तो इस वंश का पराक्रमी अगर मैं बात करूं तो मैं बात किया यहां पर मिहिर भोज फर्स्ट है। और इस मिहिर भोज फर्स्ट के दुनिया भर की क्वेश्चन बनती है। सबसे पहले तो इसके एक टाइटल है, टाइटल बोलो तो इसने एक उपाधि धारण की थी मिहिर भोज जी ने, ठीक है। इनकी उपाधि का नाम था आदिवरहा, ठीक है, आदिवरहा। गुजर प्रतिहार वंश का मिहिर भोज शासक, पराक्रमी राजा था, प्रसिद्ध शासक था। तो आदिवरहा की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज फर्स्ट ने एक तरह से धारण की थी। लगभग 836 ईस्वी के समथिंग इसने राज किया था शुरू, और 885 ईस्वी तक इन्होंने अपने भारत में राज किया था, ठीक है। शासन काल की अगर बात करें तो 836 से लेकर, टाइम इतना याद करना नहीं आपने, है ना, आप लोग इनका एक्स्ट्रा लिंक बनाने के लिए याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। तो 836 से 885 उपाधि आदिवरहा है, ये एक तरह से मैं बात कर रहा हूं। थोड़े से इनके एक्स्ट्रा पॉइंट और आप लोग याद कर लेना, और मेरे हिसाब से आप लोग याद कर लोगे। क्या याद कर लोगे? ठीक है। अगर बात करें इनके पिता की, अगर बात करें हम, ठीक है, अपने पिता के बाद राजगद्दी ग्रहण करते थे, तो इनका पिता का नाम था रामभद्र, ठीक है, रामभद्र। दूसरा अगर हम इनकी माता की बात करें, ठीक है, तो इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। पिता रामभद्र जो कि गुजर प्रत्यार में एक राजा ही हुआ करता था, इस बात को समझना, ठीक है। और अप्पा देवी जो है ना, अप्पा देवी इनकी माता का नाम था। और पर्सनल डिटेल है ना, कुछ ही राजाओं की बन के आती है, जिसमें मुझे लगता है गुजर प्रत्यार का मिहिर भोज फर्स्ट के बारे में तुम्हें याद होना भी चाहिए वैसे भी, ठीक है, पिता माता, ठीक है। अगर हम बात करें इसका उत्तराधिकारी कौन बना था, उत्तराधिकारी बोले तो उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी का मतलब होता है इस भाई साहब के जाने के बाद, यानी मिहिर भोज फर्स्ट के बाद एक तरह से गुजर प्रत्यार वंश का राजा कौन बना था, ठीक है, उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी रामभद्र का उत्तराधिकारी मिहिर भोज फर्स्ट है, और मिहिर भोज फर्स्ट के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी, इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था महेंद्रपाल। लेकिन महेंद्रपाल नाम के भी गुजर प्रत्यार में दो राजा आए थे, तो यहां पर ये महेंद्रपाल फर्स्ट है इंडियन हिस्ट्री में। अगर आपने इनको अच्छे से थोड़ा सा कवर कर रखा है तो महेंद्रपाल फर्स्ट है, ये एक तरह से मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं, ठीक है। और दो तीन एक्स्ट्रा बात करते हैं इसके शासनकाल में, है ना, ठीक है। एक अरब यात्री था, अरब यात्री अल मसूदी, ठीक है। एक इंसान मैं यहां पर लिख रहा हूं, अरब यात्री अल मसूदी, मैसूदी। जो ये अल मसूदी है ना, अल मसूदी ने भोज फर्स्ट को, यानी कि मिहिर भोज फर्स्ट को, भोज फर्स्ट को बोरा राजा कहा था, बोरा राजा, ठीक है, बोरा राजा। भारत में बोरा राजा की, बोरा मतलब संस्कारी, एक तरह से सन्यासी, ऐसा बोरा राजा। अरब यात्री अल मसूदी ने बोरा राजा किस गुजर प्रत्यार वंश के राजा कहा था? नेशनल जीके से थोड़ा संबंधित बन सकता है, तो मिहिर भोज फर्स्ट को, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग एक तरह से याद कर सकते हो, ये एक तरह से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इन्होंने कन्नौज पर राज किया था, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कन्नौज से पहले, कन्नौज पर बाद में इन्होंने कन्नौज पर राज किया था। कन्नौज से पूर्व भोज, कन्नौज से पूर्व जो भोज राजा ना, कन्नौज से पूर्व भोज फर्स्ट उज्जैन में राज करता था, उज्जैन में, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, उज्जैन में शासन करता था, ठीक है, उज्जैन में इनका शासन चलता था, है ना। तो ये एक तरह से दो तीन बातें मैं कर रहा हूं, है ना। गुजर प्रतिहार वंश, पहला राजा, अंतिम राजा, मिहिर भोज फर्स्ट एक तरह से पराक्रमी और प्रसिद्ध राजा, ये सारी चीजें। गुजर प्रतिहार नाम एक तरह से कास्ट गुजर का शब्द यूज हो रहा है, तो गुजर, हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात और क्या आपके साथ, गुजर जाति का हिंदुस्तान की धरा पर पहला प्रमाण पुलकेशिन सेकंड के एक लेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसमें हिंदुस्तान की धरा पर गुजर जाति का पहला उल्लेख मिलता है। यहां तक कि हर्षचरित में, बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुजर जाति का उल्लेख किया गया है। बट पहला उल्लेख पूछे तो एहोल अभिलेख, ये वही एहोल अभिलेख है जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध का वर्णन भी है, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन जी को हराया था, ये एहोल अभिलेख में किया गया है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का एक तरह से शासनकाल का एक लेख है, जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा की
की गई थी। और एहोल अभिलेख जिस राजा के काल का है वो पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का राजा हुआ करता था। चालुक्य, दक्षिण भारत में चालुक्य राज का एक राजा पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो ये एक तरह से सारी मैं बात कर रहा हूं, बात समझ पा रहे हो, है ना। नागभट्ट एक तरह से फर्स्ट मैं क्या बताया, इसका पहला राजा है, लेकिन एक नागभट्ट सेकंड भी था। और जो नागभट्ट सेकंड था ना, उसने गंगा नदी में एक तरह से एक जल समाधि ली थी और गंगा नदी में जल समाधि के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। गुजर प्रतिहार वंश के एक राजा जिसने जल समाधि ली थी वो कौन था, नागभट्ट सेकंड। इस बात को समझना। और ये हम कैसे कह सकते हैं कि नागभट्ट सेकंड जो गुजर प्रतिहार वंश का था उसने एक समाधि ली थी। एक प्रभावक चरित नाम का एक जैन ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, अगर आपने नेशनल जीके में थोड़ा सा महसूस किया हो तो। ठीक है, तो काफी चीज ये है, लेकिन थोड़ा सा देखो मैं बता देता हूं, यहां पर नोट करके आप लोग लिखना। ठीक है, यहां पर मैं नोट करके लिख रहा हूं। ठीक है, गुजर प्रतिहार वंश के एक राजा जो हरियाणा पर एक तरह से सबसे पहले राज करने आ जाता है, उसका नाम है नागभट्ट सेकंड। ठीक है, जो ये नागभट्ट सेकंड है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, बाकी बता तो दिया तुम्हें। ये भाई साहब क्या करता है, ये जल समाधि लेता है। नागभट्ट सेकंड क्या करता है, ये जल समाधि लेता है। और ये हमें कहां से पता लगा, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रभावक चरित, एक जैन ग्रंथ है प्रभावक चरित। इस ग्रंथ में हमें पता लगता है कि गुजर प्रतिहार के एक शासक नागभट्ट जी थे जिसने जल समाधि भी ली थी। ये एक तरह से जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो हरियाणा पर जिन उन लोगों ने राज किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा किया है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन तो आंसर है, आसान है, नॉर्मल है, इतना हार्ड नहीं है ना। हर्षवर्धन जो कन्नौज इनकी कैपिटल हर्षवर्धनी हुआ करती थी, हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज के प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाते हैं, जिसमें गुजर प्रतिहारों की विजय होती है। अबाउट गुजर प्रतिहार आपके सामने कुछ मेन जो मुद्दे हैं वो है, बाकी राजा तो इसके अंदर काफी आए थे। ठीक है, जो कि हम एक्स्ट्रा नेशनल जीके में भी कवर करेंगे। बाकी कुछ हिंट यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ डाटा आपको दिए जाते हैं, बाकी डिटेल तो आपको क्लासों में मिलती है सारी। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट, प्रतिहार। ठीक है, ये प्रति है, सार नहीं है, ये प्रतिहार है भाई। ठीक है, ये क्या शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार, ये प्रतिहार है, कभी इसको थोड़ा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो प्रतिहार शासक वत्सराज एक राजा था। प्रतिहार देखो, प्रतिहार में कई राजा आए थे, वत्सराज आए थे, महेंद्रपाल आए थे, नागभट्ट आए थे, नागभट्ट फर्स्ट आए थे, मिहिर भोज आए थे, भोज सेकंड आए थे, तो बहुत से राजा आए थे। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रतिहार शासक वत्सराज ने किस तोमर शासक सरदार को हरियाणा का विशेष प्रशासक नियुक्त किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया था। देखो मैं कह रहा हूं हरियाणा में तोमर वंश का राज चल रहा था, लेकिन एक गुजर प्रतिहार शासक है वत्सराज। तो वत्सराज ने क्या किया था, एक तोमर सरदार था, कौन था, जिसको हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर देता है। तो कौन को नियुक्त किया था, ऑप्शन है देवराज है, त्रिलोचन पाल है, गल्ल या भंडी। ये एक तरह से ऑप्शन है, थोड़े है ना, थोड़े से नाम आपको अजीब लग रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से आंसर आ जाएगा गल्ल। ठीक है, ये इसका एक तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। गल्ल नाम का एक बंदा है। ठीक है, इस गल को किसने नियुक्त किया था, इसको नियुक्त किया था किसने, वत्सराज ने। किसने नियुक्त किया था हरियाणा में प्रशासक, तो वत्सराज। और जो वत्सराज है ना, ये कौन है, ये वत्सराज गुजर प्रतिहार वंश का ही एक शासक है। ध्यान रखना, ये गुजर प्रतिहार वंश का 3rd नंबर शासक है, यानी तीसरा शासक था। जैसे कि मैं बताया, पहला शासक कौन था इसका, नागभट्ट फर्स्ट था, उसके बाद देवराज आए, उसके बाद वत्सराज आए, है ना। तो ऐसे काफी एक तरह से आए थे। ठीक है, कुछ प्रमुख शासक की अगर मैं बात कर लूं यहां पर, है ना, देखो सारे तो बहुत से लोग थे, लेकिन कुछ मेन अगर मैं बात करूं, है ना, प्रमुख शासक। ठीक है, कौन कौन के प्रमुख शासक, प्रमुख शासक कौन से वंश की बात कर रहा हूं मैं, प्रमुख शासक प्रतिहार वंश के कुछ प्रमुख शासक है ना। और ऊपर के कई बार एग्जैक्ट इधर उधर लिख देंगे, तो इनको सही क्रम में जचाई कौन कौन है। तो देखो पहला तो भाई कौन है, पहला तो देखो नागभट्ट। ठीक है, पहला तो थे नागभट्ट फर्स्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक राजा आए थे जिसका नाम था देवराज। ठीक है, उसके बाद एक तरह से इसका एक राजा आ रहा है वत्सराज, जिसने हरियाणा में गल नाम के बंदे को एक प्रशासनिक अधिकारी भी बनाया था, मैंने थोड़ा सा एक तरह से बात किया। ठीक है, उसके बाद एक बंदा आया था जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। ठीक है, वत्सराज के बाद एक बंदा आया था जिसका नाम था नागभट्ट, ठीक है, सेकंड। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट तो कौन है, पहला है, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के बाद एक बंदा आया था जिसका नाम था रामभद्र, जो कि राजा मिहिर भोज का एक तरह से पिताजी थे। और रामभद्र के बाद रामभद्र जी का एक पुत्र आया था जिसका नाम था मिहिर भोज।
और मिहिर भोज तक तो देखो याद करना ही, क्योंकि एसएससी भी ज्यादातर यहीं तक ही पूछती है, बाकी तो सारे नीचे वाले इतने तो पूछते नहीं है। मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज फर्स्ट, या इसको भोज फर्स्ट भी बोल सकते हो। और इसके बाद इसका भाई साहब एक पुत्र आया था जिसका नाम था महेंद्र पाल फर्स्ट, ठीक है, महेंद्र पाल फर्स्ट। तो ये कुछ मैंने एक तरह से राजा बनाए हैं, और ये सारे नहीं है, ध्यान रखना, ये कुछ ही नाम बताए, कभी तुम इनको ही मान लो ना 4-5 ही, 4-5 नहीं है। नागभट्ट फर्स्ट है, देवराज है, वत्सराज है, नागभट्ट सेकंड है, रामभद्र है, मीर भोज फर्स्ट है। और जिसमें सबसे मेन एक तरह से अगर कोई है आइकन तो उसमें नाम आता है सबसे पहले गुजर प्रतिहार का नाम आती है, मीर भोज फर्स्ट का, है ना। ये एक तरह से आदिवरा टाइटल ग्रहण करने वाला एक ब्रांडेड राजा हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। मीर भोज का बेटा एक तरह से महेंद्रपाल फर्स्ट था, उसके बाद एक तरह से भोज सेकंड आया था। तो ऐसे एक तरह से काफी आए थे, तो ये एक तरह से चैन मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हो। और कई बार इनको पूछ लेंगे कौन किसके बाद आए थे, तो सबसे मेन इसमें जो है भाई वो मिहिर भोज फर्स्ट है, जिसके बारे में अभी लास्ट पॉइंट में आपके सामने यहां पर पूरी डिटेल आपको दे चुका हूं, जैसे कि आपने अच्छे से देखा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पृथ्वी राज शासक मिहिर भोज के काल में घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध केंद्र हरियाणा में कहा था। देखो ये पृथ्वीराज नहीं है, पहली तो बात देखो यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना, यहां पर ये शब्द है ना, ये हमारा टाइपिस्ट थोड़ा ना क्रांतिकारी है, और थोड़ा नहीं है, काफी क्रांतिकारी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये यहां पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर पूछा है किस प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल में, है ना, यहां पर पूछा है प्रतिहार शासक। ये शब्द यहां पर क्या लिख लोगे साहब आप, तो यहां पर आप लिख लेना साहब, एक शब्द लिख लेना, प्रतिहार शासक, ठीक है, प्रतिहार, गुजर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल में घोड़े के व्यापार हेतु प्रसिद्ध केंद्र हरियाणा में कहां था। और काफी बार एचएससी के पेपरों में एक तरह से क्वेश्चन पूछा है, मेरे हिसाब से आपने सुना भी होगा पहले भी क्वेश्चन इसको कई बार, तो आसान है, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। तो देखो नाम आ जाता है भाई पेहोवा, ठीक है साहब, पेहोवा। पेहोवा एक धार्मिक स्थल भी आज हरियाणा में, ये इन प्रेजेंट टाइम एक तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, इस बात को समझना। ये एक तरह से घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, पेहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर। ये थोड़ी सी मैं एक तरह से बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो घोड़ों का व्यापार होता था, और जो राजा घोड़े के व्यापार के दौरान जो टैक्स एक तरह से तय करते थे राजा लोग उस समय के, और जो टैक्स में जो रुपए आते थे ना राजा के महल में, वो टैक्स मंदिरों के अंदर दान दिया जाता था, इस बात को समझना। मतलब राजा उस टैक्स को एक तरह से खुद यूज नहीं करता था, जो भी घोड़े के व्यापार के दौरान जो भी खरीद फरोख्त में जो राजा टैक्स लगाता था ना, वो टैक्स मंदिरों में दान दे दिया जाता था गुजर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा। तो बहुत अच्छा एक तरह से रूल यहाँ पर गुजर प्रतिहार शासकों का, ये भी आप लोग महसूस कर रहे होंगे, है ना। पेहोवा की देखो बात हुई है, लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा और, है ना, घोड़ों के व्यापार के कारण हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पेहोवा एक तरह से प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बात कर ले यहां पर, जो कि आपने सुना भी होगा मेरे हिसाब से हरियाणा जीके के अंदर काफी, पेहोवा का, ठीक है, प्राचीन नाम एक इंसान के नाम पर ही है, ठीक है। पेहोवा का अगर आपसे पूछ लेना कोई कि पेहोवा का भाई प्राचीन नाम क्या था, तो पेहोवा तो देखो वर्तमान में बोल रहे हैं, तो पेहोवा का जो प्राचीन नाम था ना वो था पर्थुदुक, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने सुना होगा पर्थुदुक, इसका एक तरह से पेहोवा का प्राचीन नाम था। मैं थोड़ा लिख देता हूं, थोड़ा नाम अजीब सा है, पर्थुदक या पर्थुदुक ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, और कोई ज्यादा इतना है नहीं, उच्चारण थोड़ा सा देखना आप लोग। ये पर्थुदुक, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये एक तरह से पर्थुदुक या पर्थुदक, ये पेहोवा का प्राचीन नाम है, इस बात को थोड़ा समझना। और इसी नाम पर है ना पेहोवा में एक धार्मिक स्थल भी शायद आपने सुना होगा, पर्थुदक तीर्थ स्थल। थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, तो एक इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझना, ठीक है। पर्थुदक तीर्थ स्थल, पर्थुदक तीर्थ स्थल जो है ना, वो इन प्रेजेंट टाइम में पूछे ना आपसे हरियाणा में कौन से जिले में, कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में कहां पर है, पेहोवा में, तो इसी नाम पर है। तो ये पेहोवा का प्राचीन नाम है, जो मिहिर भोज शासन के काल में घोड़े का व्यापार केंद्र भी हुआ करता था। पेहोवा एक व्यापारिक केंद्र था पेहोवा, जिसको प्राचीन काल में पृथुदक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो पृथुदक इसको बोलते हैं ना, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना क्यों बोलते हैं, तो देखो साहब इसलिए बोलते हैं, ये पृथुदक इसलिए बोल जाता है, एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था पृथु, पृथु के नाम पर इसका नाम एक तरह से क्या पड़ा था, पेहोवा पड़ा था, पृथु के नाम पर। अभी पृथु कौन था भाई, एक बात यहां पर यह आ जाती है, तो पृथु पता कौन था, तो राजा
एक राजा था, पौराणिक राजा, राजा वेन, राजा वेन का पुत्र था ये। और थोड़ा सा पलट जाओ, पौराणिक कथाओं में चले जाते हो तो थोड़ा, राजा, एक राजा हुआ करता तो वेन नाम का, तो राजा वेन का पुत्र था पृथु, और पृथु के नाम पर पृथुदक एक तरह से एरिया का नाम पड़ा। करंट में पेहुआ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और राजा जो वेन है ना, ऋग्वेद के अंदर टोटल एक तरह से 10 चैप्टर है, ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा वेन का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन है किसका? राजा वेन। राजा वेन कोई एक तरह से नॉर्मल राजा नहीं है, एक पौराणिक राजा है जिसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया 10वें मंडल में, और इसी वेन जी का पुत्र था पृथु। ये एक तरह से मैं बात कर रहा हूं, समझ जाओगे, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात और थोड़ा समझना। क्या समझना? कि मैंने अभी बताया कि घोड़ों के व्यापार के कारण फेमस राजा मिहिर भोज के काल में हरियाणा का पेहुआ था। लेकिन वर्तमान में बात करें ना, इन प्रेजेंट टाइम अगर बात करें हरियाणा में, और तुमने सुना भी होगा हरियाणा में आश्वे, आश्वे बोले तो घोड़ा, हरियाणा में आश्वे अनुसंधान, समझ गए होंगे ना मैं क्या बात करने वाला हूं, और आपके माइंड में क्वेश्चन आ भी गया होगा। अश्व अनुसंधान केंद्र, हरियाणा में अश्व अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ लेना तो देखो सिंपल सी बात है, कहां पर है? हिसार में है। लेकिन हरियाणा एक पुलिस का था, एचएससी का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आपने ये देखा भी होगा, इसकी स्थापना कब की गई? हरियाणा में अश्व अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना कहां पर है, ये हिसार में है। 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को ध्यान रखना। तो मेन फोकस ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई साहब हिसार में है, बट एचएससी ने स्थापना का डेट पूछ रखा है। तो इसकी स्थापना की गई थी भाई 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी सन 1986, ठीक है। हरियाणा में अश्व अनुसंधान केंद्र, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ना कि हरियाणा, हरियाणा से संबंधित है हरियाणा में, ठीक है। राष्ट्रीय, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व या राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, ऐसे ना, भैंस अनुसंधान केंद्र है, घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, भेड़ अनुसंधान केंद्र है, बकरी अनुसंधान केंद्र है, मतलब दुनिया भर के एक तरह से पशुओं से संबंधित है। एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक में ये चीजें पढ़ा भी होगा आपने, और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन एचएससी के पेपरों में आ जाते हैं। जैसे अब की बार हरियाणा पुलिस में एक भेड़े का क्वेश्चन आ गया था कि जो मैरिनो है, मैरिनो भेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इसका उत्पत्ति स्थल पूछ लिया था, स्पेन है। भारत की मैरिनो चोकला भेड़ को कहते हैं, जो कि राजस्थान में पाई जाती है ज्यादातर। तो काफी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको भी कवर कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसे नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है? देखो अभी हम बार बार कन्नौज के बारे में बात कर रहे थे, तो कन्नौज का वर्तमान में हम इसको कन्नौज बोलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में कन्नौज को एक अन्य नाम से और जाना जाता था। तो जो कन्नौज है ना, कन्नौज, इसको कन्नौज को नगर महोदया श्री के नाम से जानते थे, ठीक है। नगर महोदया, नगर महोदया श्री, या इसका नाम था महोदयानगर, ठीक है। महोदयानगर भारत में प्राचीन काल में किसे कहा जाता था? तो कन्नौज को कहा जाता था। और ये जो कन्नौज है ना, ये प्रतिहार वंश के शासन काल में, प्रतिहार वंश के काल में, प्रतिहार वंश के काल में व्यापार केंद्र भी हुआ करता था एक, ठीक है। पेहुआ तो घोड़ों के व्यापार के लिए था, लेकिन ये एक कन्नौज भी एक बढ़िया व्यापारिक दृष्टिकोण से एक मेन एरिया था। प्रतिहार वंश के शासनकाल में व्यापार केंद्र कन्नौज हुआ करता था। कन्नौज एक तरह से मैं बात किया, कन्नौज जो है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में, जो कि राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी चेंज करके कन्नौज बनाई थी, और थानेश्वर के अंदर है ना हर्षवर्धन राज करते थे, और उस समय कन्नौज है ना, हर्षवर्धन की पूर्वज से बात करें तो थानेश्वर राजधानी चली आ रही थी, और कन्नौज में एक मौखरी वंश का राजा राज करता था, ग्रह वर्मा, जिस ग्रह वर्मा को देवगुप्त, मालवा का राजा देवगुप्त पराजित कर देता है, और हर्षवर्धन की बहन राजश्री विंध्याचल के जंगलों में भाग जाती है। लास्ट क्लास में पूरा डिटेल, पूरा इतिहास कंसेप्चुअल तरीके से मैंने बात की है, शायद आपने क्लास देखा हो तो आप लोग नोटिस कर रहे होगे, माइंड टॉस कर रहे होगे। तो कन्नौज एक ऐतिहासिक नगरी है और व्यापारिक नगरी भी हिंदुस्तान के अंदर गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में रह चुकी है। इन प्रेजेंट टाइम अगर बात करें ना, ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, करंट में अगर हम बात करें, करंट में, ठीक है, तो करंट में अगर बात करें ना कन्नौज, ठीक है, वर्तमान में कन्नौज एक तरह से बात करें, थोड़ा सा यहां पर हम लिख देते हैं, वर्तमान में अगर कन्नौज बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का एक जिला है, ठीक है, वर्तमान में कन्नौज यूपी का जिला है,
और आप लोग जानते होंगे इन प्रेजेंट टाइम में समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी है, जो अखिलेश यादव जी, अखिलेश, ठीक है, ये यहां से एक तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, सांसद भी है अखिलेश, जो कि यूपी के सीएम रह चुके हैं, है ना। तो कन्नौज इन प्रेजेंट टाइम एक तरह से यूपी में, इस बात को समझना। हर्ष की कैपिटल एक तरह से हुआ करती थी, ये मैं बात कर चुका हूं बार बार, है ना। हर्ष की राजधानी, ठीक है, हर्ष की राजधानी। बौद्ध धर्म की 5वीं संगति जो है हेनसांग की अध्यक्षता में हर्षवर्धन के काल में यहां पर हुई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की 5वीं संगति, बौद्ध धर्म की 5वीं जो संगति है, ठीक है, वो एक तरह से इन्हीं के काल में हुई थी। ये एक तरह से कुछ मेन बातें आप लोग याद कर सकते हो। प्रतिहारों के काल में व्यापार केंद्र भी हुआ करता था, ठीक है। लेकिन एक दो बात और थोड़ा समझना। एक क्वेश्चन आता है बुंदेलखंड, इसका भी कई बार पुराना नाम पूछ लेते हैं, जैसे पेहुआ का अभी प्रतोदक बताया मैंने। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, सारे रिपीटेड पॉइंट होते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम तो वो हुआ करता था जेजौक भूति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम इंडियन नेशनल जीके में आपने पढ़ा हो तो हिस्ट्री में, जेजौक भूति जो है ना, ये बुंदेलखंड का एक तरह से प्राचीन नाम हुआ करता था, ठीक है। देखो कन्नौज वैसे ऐतिहासिक काफी, कन्नौज मैं अभी बात कर रहा था, कन्नौज का युद्ध भी आपने मेरे हिसाब से सुना होगा। 17 मई 1540 में कन्नौज यानी कि बेलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं को बुरी तरफ भगा के मारा था शेरशाह सूरी ने, सूरी खानदान के राजा ने। तो कन्नौज का युद्ध है ना, वो यहीं पर तो लड़ा गया था, है ना, वो इतिहास का एक तरह से। तो ये सारी चीजें है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात की, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जेजौक भूति, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक अलीगढ़ जानते हो उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ का प्राचीन नाम था कोरल, ठीक है। थोड़ा सा और बात करें, है ना, वैसे तो देखो पूरी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिलता जुलता उस समय ऐतिहासिक। तो अलीगढ़ का प्राचीन, करंट में आजकल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जैसे कल परसों यहाँ पर दंगे वंगे भी हो गए थे। अलीगढ़ का प्राचीन नाम, ठीक है, अलीगढ़ का प्राचीन नाम हुआ करता था साहब कोरल, कौल या कोरल, कोरल अलीगढ़ का प्राचीन नाम है। वर्तमान में अलीगढ़ एक तरह से उत्तर प्रदेश में लॉक सिटी के कारण फेमस है। अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, ठीक है, आप लोग जानते होंगे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। बट इससे पहले यहाँ पर एक कॉलेज हुआ करता था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया था। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये कॉलेज एक तरह से क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील हो जाता है। अलीगढ़ के अंदर एक कॉलेज हुआ करता था, तो इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया। पहले यहाँ पर एक कॉलेज हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने स्थापित करवाया था अंग्रेजों की सहायता से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद करें आप लोग इनको अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, प्रतिहार वंश के किस शासक की मृत्यु के बाद हरियाणा से तोमर स्वतंत्र हो गए थे। यानी कि तोमर प्रतिहारों के एक तरह से गुलामी में रहते थे, अंडर में रहते थे, अधीन रहते थे, कैप्चर रहते थे। लेकिन किस प्रतिहार वंश के शासक की मृत्यु के बाद हरियाणा से तोमर वंश स्वतंत्र हो गए थे। तो ऑप्शन है रामचंद्र है, मिहिर भोज है, महेंद्रपाल है, या नागभट्ट है, ठीक है। तो एक तरह से ये इसके ऑप्शन है, तो इसका आंसर सही क्या आएगा, ठीक है, ये आपने कमेंट करना था। तो देखो मैं बता देता हूं, इसका जो सही आंसर आएगा महेंद्रपाल। और ये महेंद्रपाल है ना, ये मिहिर भोज का एक तरह से क्या है, ये मिहिर भोज का एक तरह से उत्तराधिकारी। इस बात को थोड़ा समझना, जैसे अभी मैंने चैन बनाई थी मिहिर भोज, उसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल, ठीक है। लगभग 910 ईस्वी के अंदर इनका डेथ हो गया था, मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल का। तो उसके बाद है ना तोमर वंश बिल्कुल एक तरह से स्वतंत्र हो चुके थे, ठीक है ना। महेंद्रपाल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इनका डेथ हो गया तो 910 ईस्वी में। और इसके बाद जो है ना ये तोमर बिल्कुल एक तरह से हरियाणा में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। और हरियाणा में तोमर वंश जो है पहला शासक वो अनंगपाल फर्स्ट था, जैसे कि हम लास्ट क्लास में आपसे बात कर चुके हैं। गजनवी के आक्रमण के समय हिंदुस्तान पर हरियाणा में तोमर वंश का एक तरह से राज चलता था। ये भी एक तरह से हमने लास्ट क्लास में आपसे बात किया था, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें है ना। तो थोड़ा बात करें तोमर, है ना, तोमर फर्स्ट शासक कौन था इसका। तोमर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तोमर वंश की स्थापना की गई थी भाई अनंगपाल, ठीक है, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल फर्स्ट या अनंगपाल तोमर के द्वारा, ठीक है। गजनवी का जब अटैक हुआ था, गजनवियों के अटैक, जैसे गजनवी के मरने के बाद मासूद आया था, मादूद आया था, ये काफी लोग आए थे, तो भी हरियाणा में तोमर वंश का एक तरह से शासन चल रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे, है ना, आप लोग इनको अच्छे से कवर कर चुके होंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, है ना। एक कुछ पॉइंटों का एक तरह से रोल था, है ना, इनको आप लोग कवर करना। नेक्स्ट एक तरह से जल्द आपके सामने कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन, छोटा सा सेशन, बढ़िया सा सेशन, या नेशनल जीके का या हरियाणा जीके संबंधित। आज का जो हमारा सेशन था वो नेशनल जीके संबंधित और हरियाणा संबंधित दोनों का एक तरह से दोनों पॉइंट से संबंधित ही क्लास था अपना। क्योंकि गुजर प्रतिहार वंश जो है वो हरियाणा में राज नहीं कर रहे, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने राज किया था गुजर प्रतिहारों ने। मेन गढ़ गुजर प्रतिहार वंश का कन्नौज बना था, जो कि पहले उज्जैन हुआ करता था, बाद में कन्नौज में इन्होंने राज किया था। और हर्षवर्धन के साम्राज्य को
कैप्चर करने वाले, अधीन लेने वाले, हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद राज करने वाले गुजर प्रति हरवंश। उम्मीद करें आपने इस सेशन को अच्छे से कवर किया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे जल्द, तब तक आप लोग कवर करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच भाई।